अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमैर कदीर और आप देख रहे हैं ऑप्टिमम फिटनेस विद उमैर कदीर। आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं वो है बायोमैकेनिक्स ऑफ रिंग बॉल स्पोर्ट्स। क्योंकि रिंग बॉल, बास्केटबॉल और नेट बॉल तकरीबन एक ही तरह की गेम्स होती हैं, तो ये इन तीनों में इम्प्लीमेंट हो सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि बायोमैकेनिक्स हैं क्या और इसका मतलब क्या है। मीनिंग ऑफ बायोमैकेनिक्स। पहली इसकी डेफिनेशन ये है, द स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ ह्यूमन मूवमेंट पैटर्न्स इन स्पोर्ट्स इज कॉल्ड बायोमैकेनिक्स। यानी कि हमारी बॉडी के जितने भी मूवमेंट्स होती हैं और उनके जिस भी पैटर्न से वो स्पोर्ट्स में मूव कर रहे होते हैं, इसके एनालिसिस को बायोमैकेनिक्स कहते हैं। आसान जुबान में आप इसे इस तरीके से कह लें कि हमारी जितनी भी बॉडी की ह्यूमन की मूवमेंट्स होती हैं उसके एनालिसिस को बायोमैकेनिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी। स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड स्ट्रेसेस ऑफ ह्यूमन मूवमेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन एथलीट्स परफॉर्मेंस एंड सेफ्टी। यानी कि हमारी ये बायो स्पोर्ट्स में जितनी भी हमारी मूवमेंट होती हैं उसकी जो हमारी फोर्स लग रही होती है, जो स्ट्रेसेस हमारी मूवमेंट की वजह से हो रही होती हैं, जो हमारे जॉइंट्स पे स्ट्रेस आता है, हमारे मसल पे स्ट्रेस आता है, उनका अफेक्ट एथलीट की परफॉर्मेंस पे क्या होता है और उसकी उनकी सेफ्टी किस तरीके से यकीनी बनाई जा सकती है, इसको बायोमैकेनिक्स कहते हैं। इसकी एप्लीकेशन जो है ये कुछ मैकेनिकल लॉज हैं उसके अकॉर्डिंगली जो है वो की जाती है। द एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल लॉज टू लिविंग स्ट्रक्चर्स। आगे जाके मैं आपको कुछ लॉज बताऊंगा न्यूटन के, जिसके अकॉर्डिंगली हम इसको देखेंगे कि कैसे हमारी स्पोर्ट्स में वो इम्प्लीमेंट उस होती है। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? हेल्प्स इन इम्प्रूविंग टेक्निक। ये हमारी जो टेक्निक है, हमें हमारी गेम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जो भी हमने टेक्निक इस्तेमाल करनी है तो उसको इम्प्रूव करने में हमारा मददगार साबित होती है। करेक्ट और रेक्टिफाई द एरर्स ऑफ ए स्पोर्ट्स पर्सन टू इम्प्रूव द एग्जीक्यूशन ऑफ ए स्किल। जब हम ये एनालिसिस करते हैं तो हम उस एनालिसिस के बेस पे जो भी हम गलती कर रहे होते हैं उसकी करेक्शन करते हैं या उस एरर को, उस गलती को रेक्टिफाई करते हैं उस बंदे की जिसकी बायोमैकेनिकली हम एनालिसिस कर रहे होते हैं, ताकि उसकी स्किल जो है वो इम्प्रूव हो सके। डिस्कवर ए न्यू एंड मोर इफेक्टिव टेक्निक फॉर परफॉर्मिंग अ स्पोर्ट स्किल। ऑब्वियसली जब हम उसके एनालिसिस करते हैं तो हमें नई टेक्निक्स के बारे में अंदाज़ा होता है और जिससे उसकी जो है स्पोर्ट्स की जो स्किल्स हैं वो यूटिलाइज वो मज़ीद जो है वो उन बायोमैकेनिक्स को यूटिलाइज करते हुए वो मज़ीद जो है उससे वो इन्हांस कर सकता है, बढ़ा सकता है। क्वालिटेटिव बायोमैकेनिक एनालिसिस फॉर करेक्शन। क्वालिटेटिव टेक्निक बायोमैकेनिक्स की ये होती है कि आप उसे अपने तजर्बे की बेस पे उसकी एनालिसिस करते हैं और करेक्शन करते हैं। यानी अगर आप किसी को देख रहे हैं कि वो एक गेम के अंदर 100 जस्ट सपोज 100 मीटर की उसकी कोई रनिंग की रेस है, तो वो किस तरीके से उसकी स्ट्राइड लेंथ क्या है, वो किस तरीके से भाग रहा है, बाजू वो कितने खोल रहा है, कितने नहीं खोल रहा, अपने आप को उसने बिल्कुल ही तो जो है ऐसे बंद तो नहीं कर रखा। तो ये सारी चीज़ें आपको अपनी क्वालिटेटिव अप्रोच के थ्रू अपने एक्सपीरियंस की बेस पे उसे जज करते हैं और उसको बताते हैं। उसके बाद आ जाता है जी क्वांटिटेटिव बायोमैकेनिकल एनालिसिस फॉर डिस्कवरिंग न्यू टेक्निक्स। क्वांटिटेटिव में ये होता है कि आपके पास एक डाटा मौजूद होता है कि इतने लोगों ने इस तरह से ये इस स्किल को इम्प्लीमेंट किया, इस तरीके से ये अपनी मूवमेंट्स कर रहे हैं। तो जहाँ पे नंबर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वह क्वांटिटेटिव बायोमैकेनिकल टेक्निक उसमें इस्तेमाल होती है और उसमें जो है आप नई टेक्निक आप इससे भी डिस्कवर करते हैं। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि इसमें हम हेल्प्स इन इम्प्रूविंग इक्विपमेंट्स, हम अपने इक्विपमेंट को बेहतर बना सकते हैं इसकी बेस पे। फर्स्ट है जी हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द डिज़ाइन ऑफ द इक्विपमेंट्स। यानी कि जब आप बायोमैकेनिक्स के थ्रू एनालिसिस करते हैं तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि हमने ये इसका जो भी इक्विपमेंट इसमें यूज़ हो रहा है वो किस तरीके से हमने ये डिज़ाइन करना है। सेकेंडली शूज़ एंड स्पोर्ट्स क्लोथ्स डिज़ाइन इम्प्रूव्ड। यानी कि हमने किस तरीके से अपने कपड़े डिज़ाइन करने हैं, शू डिज़ाइन करने हैं ताकि हम इसको इम्प्रूव कर सकें। अब जस्ट सपोज एक आप स्विमिंग कर रहे हैं तो स्विमिंग में आपने जो कपड़े इस्तेमाल करने हैं वो बहुत खुले इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपको पता है कि एयर रेजिस्ट उसके अंदर रेजिस्टेंस भी होती है, फ्लूइड रेजिस्टेंस भी उसके अंदर होती है। तो उस वजह से आपको कपड़े उसमें वो इस्तेमाल करने जो बिल्कुल आपके स्किन टाइट हों और आपकी परफॉर्मेंस में वो बिल्कुल भी कोई खलल पैदा ना करें। इसी तरीके से शूज़ भी आपके उसके अकॉर्डिंगली होने चाहिए। अगर आप किसी जगह पे क्रिकेट खेल रहे हैं या ग्रासी किसी स्लिपरी जगह पे आप भाग रहे हैं तो आपको पता होगा कि फुटबॉल में
जिस तरह स्पाइक्स यूज होते हैं जिसके नीचे कील लगे होते हैं, तो ये भी बायोमैकेनिकल एनालिसिस के बाद ही पता लगा है कि हमने इस तरह के शूज इस्तेमाल करने हैं ताकि प्लेयर अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दे सके और उसे कोई इंजरी ना हो जाए। बेटर इक्विपमेंट इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस एंड रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इंजरी। जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ कि आप इस तरह के इक्विपमेंट यूज करते हैं कि कोई इंजरी प्लेयर को ना हो जाए, जिस तरह मैंने शूज की एग्जांपल दी। बेटर शूज इन रिंग बॉल, बेटर हेलमेट्स टू reduce risk of injury in ice hockey, aerodynamic clothing in skiing, speed skating, cycling, swimming। ये तमाम चीज़ें जो आज हम तक पहुंची हैं कि अगर किसी ने स्कीइंग करनी है तो उसके अंदर उसने एरोडायनामिक क्लोथिंग का इस्तेमाल करना है। जिस तरह जहाज़ जो है वो उड़ता है, उसके पीछे भी बायोमैकेनिक्स इन्वॉल्व होती हैं, उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि वो अच्छे तरीके से हवा में उड़ सके। स्पीड स्केटिंग है, साइकिलिंग में भी इसी तरह है। आप इस तरह के जो है वो उसमें कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं ताकि एयर जो है उसमें रेजिस्टेंस आपको पेश ना आए और आपकी जो है किसी तरीके से परफॉर्मेंस अफेक्ट ना हो। और समटाइम्स जब साइकिल पे ज़्यादा देर बैठने की वजह से आपको कोई सिट बॉन में इशू आ जाता है, तो उसके लिए भी कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स डिज़ाइन किए जाते हैं। इंटरनली आपको इस तरह के क्लोथ्स आप पहनते हैं ताकि जब आप बैठें तो आपके सिट बॉन में कोई इशू ना हो। उसके अंदर सपोर्टिंग पैड्स लगे होते हैं। तीसरा इसका फ़ायदा ये है जी, हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो परफॉर्मेंस भी आपकी इंक्रीज़ हो जाएंगी। जब आपकी टेक्निक इम्प्रूव होगी, आपकी जो है परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ हो जाएगी। बाय यूटिलाइजिंग बायोमैकेनिक्स टू इम्प्रूव द टेक्निक्स। नेक्स्ट चलते हैं, बाय यूटिलाइजिंग बायोमैकेनिक्स टू इम्प्रूव इक्विपमेंट्स। बिल्कुल जी, जब इक्विपमेंट्स आपके इम्प्रूव हो जाएंगे तो डेफिनेटली आपकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ हो जाएगी। बाय यूटिलाइजिंग बायोमैकेनिक्स टू रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज। इस पर भी ऑलरेडी बात हो चुकी है कि आपकी जो है इंजरीज के चांसेस उसमें बहुत कम हो जाते हैं। चौथा है जी, हेल्प्स इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ द ट्रेनिंग। Mechanical analysis of the technical deficiencies of a sports person helps identify the type of training required। जब आप मैकेनिकली हम एनालिसिस करते हैं किसी भी प्लेयर का, तो हमें उसकी टेक्निकली कुछ डेफिशिएंसीज का अंदाज़ा होता है और इसके अकॉर्डिंगली हम उसे आइडेंटिफाई करके उसको रेक्टिफाई करते हैं और एक ट्रेनिंग जो है डिज़ाइन कर देते हैं कि ये ट्रेनिंग उसको रिक्वायर्ड है ताकि वो ये गलती ना करे। The weak areas may be strength, endurance, speed of movement और body actions। जो भी इसका वीक एरिया है, चाहे वो स्ट्रेंथ है, चाहे एंड्योरेंस है, चाहे स्पीड है या कोई भी बॉडी एक्शन है, तो उसको यहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे बायोमैकेनिकल एनालिसिस के थ्रू और उसके अकॉर्डिंगली उसकी ट्रेनिंग डिज़ाइन करते हैं। कस्टमाइज ट्रेनिंग कैन बी इम्पार्टेड टू द स्पोर्ट्स पर्सन। तो उसको ये ट्रेनिंग उस तरीके से दे दी जाती है। अब जो मेन चीज़ है आपके समझने के लिए वो ये है कि इसके अंदर बायोमैकेनिक्स में न्यूटन के लॉज बहुत ज़रूरी हैं समझना, क्योंकि ये सब उसके गिर्द ही घूमती है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड देयर एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। When exploring the area of biomechanics and human movements, it is useful to look at motion through the observations made by Newton। जब आपने बायोमैकेनिकल एनालिसिस करनी है किसी भी ह्यूमन मूवमेंट के, इंसानी किसी भी हरकत का आपने अंदाज़ा लगाना है, तो आपको मोशन के थ्रू जो भी ऑब्जर्वेशंस थी जो न्यूटन ने की थी आपको वो पता होना ज़रूरी है। न्यूटन वॉज अ फेमस 17th century scientist who developed the three laws that govern all motion। न्यूटन जी 17th सेंचुरी के एक साइंसदान थे जिन्होंने लॉ मोशन के 3 लॉज जो हैं वो डिस्कवर किए और हमें बताया कि किस तरीके से जो है ये मोशन जो है ये काम करता है। पहला लॉ डिस्कस करते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, द लॉ ऑफ इनर्शिया। A body continues in its state of rest or uniform motion unless acted upon by an unbalanced force। यानी कि इसमें न्यूटन ये कहते हैं कि एक बॉडी अगर एक रेस्टिंग फेज में है तो वो रेस्ट करना ही पसंद करेगी, और अगर एक चीज़ मोशन में चल रही है तो वो अपने उसी ही पेस पे चलना पसंद करेगी अनटिल अनलेस कि उसको कोई अनबैलेंस फोर्स जो है वो उसको उस पर अप्लाई ना की जाए। इसके लिए यानी कि एक जगह अगर एक पड़ी है चीज़ वहीं तो वो वहीं पड़ी रहेगी, और अगर एक चीज़ चल रही है तो उसी तरह चलती रहेगी। इस एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। जिस तरह आप ये देख सकते हैं कि ये एक नीचे ग्लास है पानी का, इसके ऊपर एक दो ऑब्जेक्ट पड़े हैं और सबसे ऊपर इस पे अंडा रखा गया है। इस वीडियो को गौर से देखिएगा, जब हम इसको नीचे से इसको पुश करते हैं तो अंडा जो है जिस स्टेट पे है बजाय वो उसके साथ जाने के वो अपनी उसी जगह पे रहता है और नीचे पानी में गिर जाता है। इसका मतलब ये है कि ये इस अंडे का इनर्शिया है और ये उसी जगह पे रहना चाहता है जिस जगह पे वो पहले मौजूद था, ना कि वो
उस फोर्स के साथ साथ उस टिश्यू का जो रोल पड़ा था उसके साथ आगे चला जाए। इसी तरीके से दूसरी वीडियो में देखिएगा, जब हम सफ़र कर रहे होते हैं तो एकदम से ब्रेक लगती है। जब ब्रेक लगती है तो हम गाड़ी वहीं रुक जाती है, लेकिन हम एक झटके के साथ आगे जाते हैं। वो इसलिए जाते हैं कि हम एक जगह पे रहना चाहते हैं, हम उस जगह पे एक मोशन में जा रहे होते हैं। जैसे ही हमें एक अनबैलेंस फोर्स जो है वो अप्लाई होती है तो हम उसी तरीके से वहीं पे जाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये हमारा इनर्शिया होता है। इसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि चांद का ज़मीन का सूरज के गिर्द घूमना है, और उसके साथ ही आप नेक्स्ट वीडियो में भी देखिएगा, और चांद का ज़मीन के गिर्द घूमना, ये भी न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है इनर्शिया का, ये उसकी ही एग्जांपल है। ये देखिए, नेक्स्ट चलते हैं जी कि इसकी एप्लीकेशन रिंग बॉल में फर्स्ट लॉ की कैसे होती है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, इट्स एप्लीकेशन इन रिंग बॉल। एथलीट मस्ट बी अवेयर ऑफ ग्रेविटीज इफेक्ट्स ऑन द बॉल व्हेन इट इज इन द एयर। एथलीट को जी, हमें हमारे खिलाड़ी को पता होना चाहिए कि जब ये ग्रेविटी किस तरीके से इफेक्ट करती है जब बॉल जो है हवा में होता है। चाहे तो आप गोल कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि इस पे हवा किस तरीके से जो है, और ये ग्रेविटी का इफेक्ट किस तरीके से होगा, और ये किस मूवमेंट में जाके जो है ये उस गोल पोस्ट के अंदर जाएगा क्या, ताकि वो आपका गोल इफेक्टिवली हो सके। इसी तरीके से जब आप व्हेन प्लेइंग आउटडोर, और थ्रो में भी ऐसा ही है, जब आप थ्रो कर रहे होते हैं तो आपको पता होता है, जब आपके पास थ्रो आ रही है तो आपको पता है कि मैंने इसको इस टाइम से पहले पहले पकड़ना ताकि ये ज़मीन पे ना गिर जाए, क्योंकि एक उसका ग्रेविटल फोर्सेस जो है उसमें इन्वॉल्व हो रही होती हैं। इसी तरीके से व्हेन प्लेइंग आउटडोर द इफेक्ट ऑफ विंड कैन इम्पैक्ट द बॉल्स फ्लाइट। अगर आप आउटडोर खेल रहे हैं, रिंग बॉल है, बास्केटबॉल है या नेट बॉल है, तो उसमें जब आप पास थ्रो करते हैं या गोल कर रहे होते हैं, तो अगर वहाँ पे थोड़ी सी हवा ज़्यादा है तो उसका भी इफेक्ट जो है इसके ऊपर होता है, और जो है आपको उसके अकॉर्डिंगली उस चीज़ को समझना होता है ताकि आप कोई गलती ना कर दें और आपकी गेम उससे अफेक्ट ना हो। तो आपको ये तमाम चीज़ें पता होंगी, न्यूटन के फर्स्ट लॉ की अगर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी तो फिर ही आप ये कर पाएंगे। बढ़ते हैं सेकंड लॉ की तरफ, न्यूटन सेकंड लॉ, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। When a force is applied to an object, it will move in the direction the force was applied, and depending on the size of the force and the size of the object will accelerate accordingly. इसमें जी न्यूटन ने ये कहा है कि अगर आप किसी चीज़ पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो जिस तरफ आप उसको फोर्स देंगे तो उस तरफ वो चीज़ चलने लग जाएगी, और ये उसके साइज पे डिपेंड करता है कि उसका साइज कितना है उस ऑब्जेक्ट का, और आपकी फोर्स कितनी लग रही है इस फोर्स पे जो वो डिपेंड करता है कि कितनी ताकत आप उस पे लगा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो ट्रेवल करेगा, एक्सीलरेट करेगा। इसमें एक चीज़ समझने के लिए आपकी बहुत ज़रूरी है कि स्मॉलर ऑब्जेक्ट विल मूव फास्टर देन अ लार्ज वन, यानी कि जितना छोटा हल्का ऑब्जेक्ट होगा वो तेज़ी से मूव करेगा, और अगर कोई भारा ऑब्जेक्ट है, किसी चीज़ का वज़न ज़्यादा है, तो वो जो है स्मॉल की निस्बत, छोटे की निस्बत स्लो ट्रैवल करेगा। अ ग्रेटर फोर्स विल मूव एन ऑब्जेक्ट फास्टर देन अ स्मॉलर फोर्स, यानी कि जितनी ज़्यादा फोर्स लगेगी उतनी ज़्यादा तेज़ी से वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा, अगर कम फोर्स लगेगी तो वो कम फोर्स से वो चलेगा। इस एग्जांपल में देखें, ये एक हल्का बॉल जो है, हल्का बॉल पे वो कितनी तेजी से इस पे फोर्स और कितनी आसानी से लग रहा है, वो कितनी तेज ट्रैवल कर रहा है क्योंकि इसका वजन कम है, और दूसरी तरफ ये भारा बॉल है, स्टील का बॉल है, ये इस पे ताकत भी ज़्यादा लग रही है और इसके जरिए ट्रैवल भी स्लो कर रहा है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ भी यही कहता है कि जिस तरफ फोर्स लगाएंगे उस तरफ फोर्स लगेगी, और अगर हल्का ऑब्जेक्ट होगा तो वो तेज ट्रैवल करेगा और उस पर कम फोर्स लगेगी, और अगर भारा ऑब्जेक्ट है तो उस पर ज़्यादा फोर्स लगेगी और वो स्लो ट्रैवल करेगा। अब हमारी गेम में कैसे ये इम्प्लीमेंट होता है, इट्स एप्लीकेशन इन रिंग बॉल। In a ring ball context, a number 5 ball having 450 grams of mass is used. If you use number 6 ball in practicing, then it will need more force because heavier objects have more inertia requiring more force. Therefore, athletes should be careful to practice only with equipment that replicates the game. Otherwise, incorrect force will be applied to objects causes over or under acceleration. रिंग बॉल का जो बॉल है उसका जो साइज है
5 नंबर साइज है और उसका जो वेट है 450 ग्राम्स 450 ग्राम उसका वेट है। अगर आप प्रैक्टिस में 6 नंबर बॉल का इस्तेमाल करेंगे जिसका वेट ज़्यादा है, आप उससे प्रैक्टिस करते रहेंगे, उसमें आपकी फोर्स भी ज़्यादा लगेगी क्योंकि वो एक्सेलरेशन उसकी कम होगी क्योंकि उसका वेट ज़्यादा है और आपकी फोर्स ज़्यादा लग रही है। आपको प्रैक्टिस होगी उस चीज़ की, लेकिन जब आप मैच में जाएंगे तो ऑफिशियली वहाँ पे आपको 5 नंबर का बॉल दिया जाएगा। आप वहाँ पे उससे खेलेंगे तो आपको प्रैक्टिस होगी ज़्यादा फोर्स लगाने की क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट हैवी था, आपकी फोर्स ज़्यादा लग रही थी, लेकिन आपके पास उस टाइम 5 नंबर बॉल होगा जिसका 450 ग्राम्स वेट है। आपको प्रैक्टिस उसी चीज़ की आदत पड़ी होगी, आप उसी से फोर्स लगाएंगे, लेकिन आपके प्लेयर तक पहुंचने से पहले पहले वो बॉल जो है वो उसको मिस कर देंगे और वो आगे निकल जाएगा। तो ये एक जो है आपको डिसएडवांटेज वहाँ पे हो सकता है जिसको आपने समझना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से अगर आप छोटे बॉल से प्रैक्टिस करते रहेंगे 4 नंबर बॉल से या 3 नंबर से और उसका वेट जो है 350 ग्राम है, 400 ग्राम है या 300 ग्राम है, तो उसमें आपकी फोर्स कम लग रही है और उसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी। लेकिन जब आप जैसे ही आप गेम में जाएंगे और आप 5 नंबर बॉल आपको दिया जाएगा जिसका वेट 450 ग्राम्स होगा, तो आपको आदत पड़ी होगी कम फोर्स लगाने की। आप उसी हिसाब से बॉल को फेंकेंगे और बॉल बॉल हो सकता है कि उस तरह से फोर्स जो उसको रिक्वायर्ड है वो ना लगे और वो पहले ही कोई आपसे छीन के ले जाए या पहले ही नीचे गिर जाए, तो वो भी एक फाउल हो सकता है। तो इस चीज़ को आपने समझना है और आपने जब भी प्रैक्टिस करनी है तो आपने जो आपके पास बॉल ऑफिशियली आपको अलाउड है, आपने उसी के अकॉर्डिंगली आपने उसमें प्रैक्टिस अपनी करनी है। न्यूटन का थर्ड लॉ है जी, न्यूटन थर्ड लॉ, लॉ ऑफ रिएक्शन। बहुत ही मशहूर लॉ है, सबको पता है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। Whenever a force is applied, there is an equal and opposite reaction। यानी कि जब भी कोई फोर्स अप्लाई की जाएगा उसका एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होगा। If an athlete exerts a force onto the ground in order to push off, the ground will exert an equal and opposite force on the athlete, pushing them up into the air, up into the air। इसमें यही है कि आप हम जब ज़मीन पे चलते हैं तो एथलीट जो है जब ग्राउंड में भाग रहा होता है तो वो ज़मीन पे फोर्स लगाता है पीछे की तरफ, तो ज़मीन उसे आगे की तरफ मूव करती है। और अगर आपने किसी चीज़ में जंप लगानी है तो आप जितना ज़ोर से ज़मीन को आप फोर्स लगाएंगे, ज़मीन भी उतने ही ज़्यादा फोर्स से आपको ऑपोजिटली जो है वो फोर्स करेगी, पुश करेगी और आप हवा में जाएंगे। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। सेकंड में द फर्स्ट फोर्स ऑफ द एथलीट पुशिंग इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड एन एक्शन फोर्स। यानी कि जो आप पहले जमीन को फोर्स लगाएंगे, जमीन की तरफ कदम रखेंगे नीचे की तरफ, तो इसको जो है आपकी एक्शन फोर्स बोला जाएगा। द सेकंड फोर्स इज कॉल्ड द रिएक्शन फोर्स when the second body applies an opposing force back। जैसे ही आप ज़मीन पे फोर्स लगाएंगे तो आप एक्शन करेंगे, उसके जवाब में उसके रिएक्शन में ज़मीन उल्टा आपको रिएक्ट करेगी, ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी, तो आप या तो आगे को भागेंगे या ऊपर हवा में जाएंगे। इस सेकंड फोर्स को रिएक्शन बोला जाता है ज़मीन की तरफ से। जिस तरह हम देख लें जब हम चलते हैं, इस मिसाल में देख लें जब ये चलते हैं तो ये एक्शन हो रहा है हमारी तरफ से, हम ज़मीन को पीछे की तरफ पुश कर रहे हैं और उसकी जवाब में ज़मीन का रिएक्शन ये है कि ज़मीन हमें आगे की तरफ पुश करती है और हम इस तरीके से चल पाते हैं। तो ये न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली ही ये पॉसिबल होता है। आपको अपनी गेम में इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़रूरत है। नेक्स्ट है जी एप्लीकेशन ऑफ फोर्स समेशन। आपने देखा होगा जब कोई बिल्ली शिकार करती है, जंप लगानी होती है, या कोई शेर या चीता किसी भी चीज़ पे उन्होंने जंप करनी होती है तो वो बिल्कुल पीछे होती है, नीचे बैठते हैं और फिर लंबी जो है वो जंप लगाते हैं। वो इस वजह से वो नीचे बैठ के अपनी ताकत को इकट्ठा कर रहे होते हैं ताकि वो अपने मकसद को पूरा करने के लिए लंबी से लंबी जंप लगा सकें और अपनी तमाम फोर्स को, वो ताकत को इकट्ठा करते हैं। तो फोर्स समेशन भी बहुत आसान है, तो इसमें भी वही है, देख लेते हैं। फोर्स समेशन क्या है? टू गिव एन ऑब्जेक्ट मोमेंटम इन एक्टिविटीज सच एज थ्रोइंग, किकिंग और स्ट्राइकिंग एन ऑब्जेक्ट, the amount of momentum given to the object is determined by the sum of all forces generated by each body part, that is force summation। इसमें भी वही बताया गया है कि अगर आपने कोई थ्रो करनी है तो थ्रो करने के लिए आप देखते हैं कि पीछे हम लेके जाते हैं, पीछे लेके जाते हैं, मोमेंटम बनाते हैं और फिर थ्रो करते हैं ताकि पीछे एक अच्छी जो है हम थ्रो कर सकें। किक में भी ऐसा होता है, किसी चीज़ को स्ट्राइक करना है फिर भी ऐसे होता है। इसमें हम बॉडी के अपने ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी को इन्वॉल्व करते हैं ताकि मैक्सिमम फोर्स जो है हम इकट्ठी करके उससे जनरेट कर सकें और अपने डिज़ायरेबल रिजल्ट्स हम ले सकें। To gain maximum momentum, the force needs to be generated by
मैक्सिमम मोमेंटम को हासिल करने के लिए हमने फोर्स इस तरीके से जनरेट करनी है, यूजिंग एज मैनी सेगमेंट्स ऑफ द बॉडी एज पॉसिबल, यानी कि हमारी बॉडी के ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट्स को हमने इस्तेमाल करना है। दूसरा, इन द करेक्ट सीक्वेंस यूजिंग लार्ज मसल्स फर्स्ट, और करेक्ट सीक्वेंस में हमने इसको इस्तेमाल करना है ताकि हमारा लार्ज मसल जो है, जो सबसे बड़ा मसल है, वो सबसे पहले इस्तेमाल हो, एंड द स्मॉलेस्ट मसल एंड देन द स्मॉलेस्ट मसल लास्ट बट फास्टेस्ट, यानी कि पहले बड़ा मसल इस्तेमाल होगा, उसके बाद छोटा मसल इस्तेमाल होगा। इसी तरीके से आपको जिस तरह कह लें कि मैंने अगर ये पीछे गया तो मैंने पीछे जाने के लिए अपने बॉडी को इस्तेमाल किया और इसको मैक्सिमम जो है मैंने पीछे की तरफ किया। इससे ये है कि मेरी ये लार्ज मसल्स जो है वो इसमें इन्वॉल्व है। जब मैं थ्रो करूँगा, फोर्स बनेगी, ऐसे थ्रो करूँगा और एंड में इससे ऐसे थ्रो करूँगा ताकि मेरी इस स्मॉलेस्ट मसल एंड में इस्तेमाल हो और तुम्हारी तमाम फोर्स जो है इकट्ठी होकर मैं उसे थ्रो कर सकूँ। इसमें भी यही बताया गया विद करेक्ट टाइमिंग होनी चाहिए। ये ना हो कि मैं पीछे से ही इसको थ्रो कर दूं, इससे ये होगा कि मैं मैक्सिमम रिजल्ट हासिल नहीं कर सकता। थ्रू द ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ मोशन, और ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ मोशन से आपने करना है। जस्ट सपोज मैंने थ्रो करनी है, मैंने अपना ये बाजू पकड़ लिया तो मैंने ऐसे थ्रो की, मैं उस तरीके से थ्रो नहीं कर सकता, उतनी अच्छी थ्रो नहीं कर सकता, बजाय इसके कि मैं रेंज ऑफ मोशन को बढ़ा दूं। दिस इज कॉल्ड रेंज ऑफ मोशन। मैं हाथ पूरा पीछे लेके गया, मैंने हाथ को पूरा लंबा खोला और मैंने फिर थ्रो की, तो फिर मैं ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ मोशन से कर सकता हूँ। अब ये एक एग्जाम्पल है, ये बास्केटबॉल की एग्जाम्पल है। इसमें देखिएगा कि जब ये प्लेयर नीचे होगा तो ये अपने पाँव से नीचे ज़मीन को फोर्स लगाएगा। जब फोर्स लगाएगा तो ज़मीन उसके रिएक्शन में, इस सेक्शन के रिएक्शन में ऊपर की तरफ उसे फोर्स लगाएगी। तो उसके सबसे पहले काफ में आएगी ज़मीन से पावर, फिर उसके क्वाड्रिसेप्स में आएगी, फिर उसके ट्रंक में, टोस्ट्रोज में आएगी, फिर उसके बाजू से होती हुई, रिस्ट से होती हुई वो उसको फिर थ्रो कर देगा और तमाम फोर्स इकट्ठी होके वो फिर इसमें गोल कर देगा और ये गोल हो जाएगा। इसको गौर से देखिएगा। नीचे बैठा, ये देखिए नीचे फोर्स उसने नीचे लगाई, ये फोर्स नीचे जमीन को लगी, इसके जवाब में जमीन ने ऊपर को फोर्स लगाई और ये उसकी तमाम बॉडी में ऊपर फोर्स इकट्ठे होते होते यहाँ से उसके हाथों तक पहुंची और उसने बॉल को थ्रो कर दिया। दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ फोर्स समेशन। ये देखिए, आई होप आपको ये पॉइंट फोर्स समेशन का क्लियर हो गया होगा। एप्लीकेशन ऑफ फोर्स समेशन, इसकी एप्लीकेशन हमने किस तरीके से करनी है। इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज पावर एंड एफिशिएंसी ऑफ द शॉट दैट होल बॉडी इज यूज्ड। ये बात पहले हो चुकी है कि आपने मैक्सिमम पावर और एफिशिएंसी अगर इससे हासिल करनी है शॉट में, तो आपको तमाम बॉडी को इसमें इस्तेमाल करना है। योर बॉडी डज नॉट मूव ऑल एट वंस, एक ही दफ़ा में बॉडी मूव नहीं करेगी, ये डिफरेंट पार्ट्स में करेगी। जिस तरह आपने देखा, पहले वो नीचे बैठा, फिर वो ऊपर हुआ, फिर उसने जंप लगाई और फिर उसके हाथ जो है वो आगे गए। अगर वो नीचे बैठते साथ ही हाथों को आगे कर लेता तो वो मोमेंटम क्रिएट ना होता, तो फोर्स इकट्ठी नहीं कर सकता था। The shot begins with the movement of the legs pushing into the ground. शॉट इस तरीके से स्टार्ट हुई कि सबसे पहले उसने नीचे बैठा, अपनी टांगों से जमीन की तरफ उसने जोर लगाया, and then the force is then returned back up the legs, up to the shoulders, down the forearms, right to the release of the ball at the fingertips. तो जैसी जमीन ने वापस उसे रिस्पॉन्ड किया तो वो पावर, जमीन का रिएक्शन की जो फोर्स है, पावर है, उसकी टांगों में आई, टांगों से होते हुए उसके कोर एरिया में गई, फिर शोल्डर्स में गई, उसके फोर आर्म्स में गई और उसके बाद उसने फिंगर टिप्स से उसको रिलीज कर दिया ताकि मैक्सिमम जो है वो अपनी पावर यूटिलाइज कर सके और उसे एफिशिएंसी के साथ वो शॉट को स्कोर कर सके। दिस इज कॉल्ड पावर समेशन। ये भी समझना आपके लिए जरूरी थी। अब आ जाते हैं लिवर्स एंड इट्स टाइप्स एंड देयर एप्लीकेशन इन द स्पोर्ट्स के लिवर्स क्या होते हैं। ये देखिए जी, लिवर की एक एग्जांपल है। एक ये हार्ड सा ये एक रॉड होता है जो टर्न नहीं हो सकता, जिस तरह एक ये बार के ऊपर देखिए ये दोनों बैठे हैं और नीचे फलक्रम है, एक तरफ से एफर्ट लग रही है, दूसरी तरफ से लोड लग रहा है। दिस इज कॉल्ड लीवर। ये जो नीचे वाला पार्ट है फलक्रम और इसके ऊपर जो रॉड है ये लीवर है जी। इसको फलक्रम को एक्सिस भी बोला जाता है, एक्स पॉइंट भी बोला जाता है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। रिजिड स्ट्रक्चर्स टर्न्ड एट वन पॉइंट फलक्रम टू विच फोर्सेस आर अप्लाइड टू टू अदर पॉइंट्स, एफर्ट एंड लोड। एक रिजिड बार होता है जी, एक स्ट्रक्चर ऐसी चीज होती है जो कि मूव
टूट नहीं सकती, टेढ़ी नहीं हो सकती, एक फलक्रम के इर्द गिर्द घूमती है, एक तरफ से लोड होता है, एक तरफ से एफर्ट होती है। मैं पहले भी बता चुका हूँ और आप इस तस्वीर से आसानी से इसको समझ सकते हैं कि ये एक लीवर की एग्जाम्पल है। What parts of the body are used to create a lever? हमारी जिस्म के कौन से पार्ट हैं जो लीवर को जो है वो क्रिएट कर रहे थे। ये हमारा बाजू है जी, आप देख सकते हैं ये जो कोनी वाला पॉइंट है ये फलक्रम है और एफर्ट हमारे बाइसेप्स से लग रही है और लोड हमारे हाथ में होती है। जब हम कोई भी बाइसेप्स की जस्ट सपोज एक्सरसाइज कर रहे हैं, बाजू की एक्सरसाइज करते हैं और बाजू को ऊपर नीचे हम इस एंगल से टर्न करते हैं, तो ये जो हमारी कोनी है ये फलक्रम होता है, एक्सिस होता है, ऊपर से एफर्ट लग रही होती है बाइसेप्स से और हमारे हाथ में लोड होता है, तो ये लिवर्स का काम करते हैं। Human move through a system of levers. Levers cannot be changed, but they can be utilized more efficiently. ह्यूमन जो लीवर्स होते हैं जी ये चेंज नहीं हो सकते, लेकिन हम उसके अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। इसमें जो फलक्रम है हमारे जॉइंट्स होते हैं, जो हमारे जॉइंट्स जहाँ से ये हड्डी जुड़ी होती है हमारी आपस में ज्वाइन हो रही होती है, जॉइंट्स होते हैं, ये फलक्रम का काम करते हैं। एफर्ट हमारा मसल जो है वो एफर्ट लगा रहा होता है और जो लोड है रेजिस्टेंस और ग्रेविटी की वजह से दूसरे एंड से हमारा एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रही होती है, जहाँ से हमने कोई चीज़ पकड़ी होती है उसको रेजिस्ट करने, जो उसे रेजिस्टेंस मिलती है ग्रेविटी के थ्रू। दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस एंड ग्रेविटी की वजह से मिल रही होती है। और जी इसमें जो है जो हमारी बार जो बोन्स है ना ये लिवर का काम करती हैं, जो कि रिजिड हैं, इसको टेढ़ी नहीं हो सकती हैं और ये यहीं रहती हैं। हम इनको यूज़ कर सकते हैं लेकिन चेंज नहीं कर सकते। लिवर्स इन ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी में किस तरह के कितने लिवर्स किस तरीके के होते हैं। लिवर्स रोटेट अबाउट एन एक्सिस as a result of force being applied to cause it movement against a resistance over weight. लीवर जो है एक एक्स पॉइंट के अगेंस्ट घूमते हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया। इन द बॉडी बोन्स रिप्रेजेंट द बार्स, मैं बता चुका हूँ जो हमारी जो हड्डियाँ होती हैं वो बार्स का काम कर रही होती हैं। जॉइंट्स एक्सिस का काम करते हैं और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं टू अप्लाई फोर्स के लिए, फोर्स को अप्लाई करने के लिए मसल हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ लिवर्स हैं जी, 3 टाइप्स के लीवर होते हैं, हमारी बॉडी में भी ये पाए जाते हैं। पहला लीवर ये है जिसमें फलक्रम जो है वो दरमियान में होता है और जो एफर्ट और जो लोड है वो उसके राइट और लेफ्ट पे वो चल रहा होता है। द फलक्रम लाइज बिटवीन द एफर्ट एंड द फोर्स। इसमें भी वही जाहिर है जी, लिखा हुआ है कि फलक्रम बिल्कुल दरमियान में होता है, एक साइड से एफर्ट लग रही होती है, दूसरी साइड पे लोड लग रहा होता है। दूसरा लीवर की जो टाइप है, द फलक्रम लाइज एट वन एंड विद द एफर्ट एट द अदर एंड द लोड इज द मिडल। इसमें आप पिक्चर में देख सकते हैं कि फलक्रम बिल्कुल एक पॉइंट पे मौजूद है और एफर्ट उसके बिल्कुल ऑपोजिट पॉइंट पे मौजूद है और इसके दरमियान में लोड मौजूद है। दिस इज कॉल्ड सेकंड क्लास ऑफ लिवर। थर्ड टाइप देख सकते हैं आप जी, द एफर्ट लाइज बिटवीन द लोड एंड द फलक्रम। इसमें फलक्रम एक साइड पे मौजूद है और लोड उसके ऑपोजिट साइड पे मौजूद है और एफर्ट उनके दरमियान से लग रही है। ये 3 टाइप्स के लिवर है। आप देख लेते हैं ह्यूमन बॉडी में, हमारी बॉडी में किस तरीके से ये मसल्स जो हैं ये होते हैं। ये ह्यूमन बॉडी में लिवर्स इस तरीके से हैं, लिवर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। फर्स्ट क्लास लिवर, टिल्टिंग हेड बैक। जब हम अपने सर को पीछे की तरफ करते हैं तो हमारे जो दरमियान वाला एरिया होता है ये फलक्रम का एक्सिस का काम कर रहा होता है। एक साइड पे हम पीछे को एफर्ट कर रहे हैं और आगे हमारे लोड होता है, तो इस तरीके से ये लिवर हमारा ये काम करते हैं। सेकंड क्लास लीवर, जब हम अपनी हील पे अपने टोज पे खड़े होते हैं और टोज पे खड़े होके हम कोई काम करते हैं या घूमते हैं तो हमारा सेकंड टाइप का लीवर जो है वो क्रिएट होता है, जिसमें फलक्रम हमारा एफ हमारे बिल्कुल आगे पंजों पे होता है, लोड हमारा अगले हिस्से पे दरमियान में पड़ा होता है, एफर्ट हम पिछली साइड से लगा रहे होते हैं अपने आप को ऊपर पुश करने के लिए। और थर्ड क्लास लीवर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे जो बाजू में हम जब कर्लिंग की कोई भी एक्सरसाइज करते हैं या कोई भी चीज़ पुश करते हैं तो इस तरीके से होता है कि ये थर्ड क्लास लीवर इसमें जो है वो ये होता है, जिसमें फलक्रम पीछे होता है, लोड अपोजिट साइड पे होता है और जो एफर्ट है वो इनके दरमियान से लग रही होती है। तो ये लीवर्स आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी थे। एप्लीकेशन ऑफ लीवर्स इन द रिंग बॉल। अब रिंग बॉल में लीवर्स की एप्लीकेशन किस तरीके से होती है। ह्यूमन लेवरेज फॉर स्पोर्ट्स स्किल्स रिक्वायर्ड सेवरल लीवर्स। हमें डिफरेंट किस्म के लीवर्स रिक्वायर्ड होते हैं अपनी स्पोर्ट्स में एग्जीक्यूट करने के लिए। थ्रोइंग अ बॉल इन्वॉल्व्स लीवर एट शोल्डर एल्बो एंड रिस्ट जॉइंट्स। हमने किसी चीज़ को बॉल को थ्रो करना है तो इसमें हमारे शोल्डर्स के, एल्बो के और इस जॉइंट्स के लीवर जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे होते हैं। जब सपोज मैंने ये थ्रो की
तो इसमें ये शोल्डर ये वाला लीवर यूज़ हो रहा है, उसके बाद ये वाला लीवर यूज़ हो रहा है, और एल्बो वाला, उसके बाद ये रिस्ट वाला लीवर यूज़ हो रहा है। तो ये 3 तरह के लीवर जिसमें इस्तेमाल हो रहे होते हैं। द लॉन्गर द लीवर द मोर इफेक्टिव इट इज़ इन इम्पार्टिंग वेलोसिटी। पहले भी बात कर चुका हूँ रेंज ऑफ मोशन की, जितना लंबा लीवर होगा उतनी ज़्यादा वेलोसिटी, उतनी ज़्यादा फोर्स मैं इसमें क्रिएट करके उतना ज़्यादा मैक्सिमम रिजल्ट मैं इससे ले सकता हूँ। गोल शूटिंग आप लगा लें, लॉन्ग पासेस में लगा दें। अगर मैंने किसी को लॉन्ग पास देना तो मैं सिर्फ ऐसे ही पास नहीं दे सकता, उसके लिए मुझे दोनों हाथों को ऐसे पीछे लेके जाना ज़रूरी है, दोनों हाथों का या एक हाथ को। ये लंबा लीवर बनेगा, मैं फिर इसको इस्तेमाल करूँगा तो फिर मैं जो है ये गोल शूट कर सकता हूँ या फिर मैं कोई लंबा पास कर सकता हूँ। आई होप आई हैव क्लियर माई पॉइंट। आगे चलते हैं जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास क्या होती है? द पॉइंट एट विच द बॉडी इज बैलेंस्ड इन ऑल डायरेक्शन। एक बॉडी जो हमारी बैलेंस हो रही होती है तमाम डायरेक्शन में, उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास बोला जाता है। अ चेंज इन बॉडी पोजीशन कैन चेंज द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास विद इन और आउटसाइड द बॉडी। जैसे हम अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं तो हमारा सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी है वो भी चेंज हो जाती है। आप देख सकते हैं इस तस्वीर में कि अगर मैं खड़ा हूँ, कोई इंसान खड़ा है, तो ये जो पहले वाली तस्वीर है मोस्ट लेफ्ट पे, जिस पे आप देख सकते हैं कि उसके हाथ के ऊपर उसके अराउंड जो नेवल का पार्ट है वहाँ पे उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। लेकिन अगर वो दोनों हाथ ऊपर कर लेता है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ी सी ऊपर शिफ्ट कर देती है। लेकिन अगर वो नीचे को होता है, नीचे बेंड होता है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ी सी नीचे आ जाती है। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है जी, सेंटर ऑफ मास होता है। आप इसमें भी देख सकते हैं कि इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस तरीके से बैलेंस हुआ है। उन्होंने अपने आप को किया हुआ है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे मिडल में है जिसने उनको बैलेंस किया हुआ है। बेस ऑफ सपोर्ट, इसको समझना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। द बेस ऑफ सपोर्ट इज द लोकेशन ऑन अ बॉडी और ऑब्जेक्ट वेयर मोस्ट ऑफ द वेट इज सपोर्टेड। ये वो वाला बैलेंस होता है जहाँ आपका तमाम बॉडी का वेट जो है वो आपको सपोर्ट कर रहा होता है, ये बेस ऑफ द सपोर्ट होती है। द लार्जर द एरिया ऑफ द बेस ऑफ सपोर्ट कवर्स द मोर स्टेबल एन ऑब्जेक्ट विल बी। जितना बड़ा आपकी बेस ऑफ सपोर्ट होगी उतना ज़्यादा स्टेबल जो है आप रह सकते हैं। इस तस्वीर से आपको मज़ीद क्लियर होगा। अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें, ये जो मेल यहाँ पे ब्लू शर्ट में खड़े हैं, इनका जो बेस ऑफ सपोर्ट है वो वाइड है और इन्होंने अपने टांगों को बहुत खुला रखा हुआ है। और जो राइट साइड पे ये जो खातून है उनकी नैरो बेस ऑफ सपोर्ट है, उन्होंने दोनों पाँव को आपस में मिलाया हुआ है। तो बेस ऑफ सपोर्ट आपको यहाँ से पता लगेगा कि इसमें जो ब्लू वाले जो शख्स खड़े हैं इनके गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं, ये ज़्यादा स्टेबल हैं। और जो राइट साइड पे जो खातून खड़ी हैं उनकी बेस ऑफ सपोर्ट बहुत ही नैरो है, तो उनकी इनस्टेबल होने का, उनके गिरने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। तो आपने अपनी गेम में यही चीज़ का अंदाज़ा रखना है कि आप जो भी गेम खेल रहे हैं, जिस जगह भी खड़े हैं, आपकी बेस ऑफ सपोर्ट वाइड होनी चाहिए। जब आपने गोल पोस्ट करना है, जब आपने गोल स्कोर करना है, तो आपने टांगे साथ नहीं मिला लेनी। हो सकता है आप गोल स्कोर करते हुए आप इनस्टेबल हो जाए, तो आपकी तमाम ध्यान अपने आप को बैलेंस करने पे लग जाए, ना कि उस गोल स्कोर करने के लिए, और वो आपको कोई नुकसान हो जाए मैच के अंदर। तो इसलिए जब भी आपने खड़े होना है गोल स्कोर करने के लिए, तो आपने अपनी टांगों को थोड़ा सा वाइड कर लेना है, थोड़ा सा खोल लेना है, ताकि बेस ऑफ सपोर्ट जो है वो लार्ज हो जाए, बड़ी हो जाए, और आप स्टेबल हो जाएं, ताकि आपका पूरा का पूरा फोकस जो है ना कि अपनी स्टेबिलिटी की तरफ हो, आपका फोकस जो है अपने गोल की तरफ हो कि आपने गोल स्कोर करना है। तो इस चीज़ को आपने जो है वो बहुत ध्यान से आपने अपनी गेम में इसकी इम्प्लीमेंटेशन लाजमी करनी है, ध्यान से आपने उसमें जो है अपनी पोजीशन लेनी है। स्टेबिलिटी, द क्वालिटी और स्टेट ऑफ समथिंग दैट इज नॉट इजीली मूव्ड। ये जी आपकी स्टेबिलिटी होती है कि आपने मूव करते हुए अपने आप को किस तरीके से बैलेंस रखते हैं, इसको स्टेबिलिटी बोला जाता है। और ये आपने गेम में किस तरीके से आपको अफेक्ट करती है, फैक्टर्स दैट अफेक्ट एथलीट स्टेबिलिटी। ये देखिए रिंग बॉल की ये तस्वीर है और ये स्टेबिलिटी को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। एक टांग पे ये खड़े हैं और अपने आप को स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं। पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ द मास, जो चीज़ें अफेक्ट करती हैं उसमें आपके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन होती है। अगर आपने मूव करते हुए अपने सेंटर ऑफ मास को यूज़ करते हुए आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया तो आप स्टेबल रह सकते हैं। साइज ऑफ द बेस ऑफ द सपोर्ट, इस पर भी बात हो चुकी है कि आपकी बेस ऑफ सपोर्ट का साइज जो है वो लार्ज होना चाहिए। जितना नैरो होगा उतना ज़्यादा जो है आप मुश्किल से वहाँ पे जो है वो खड़े होंगे। मास ऑफ द एथलीट, आपका वजन जितना जो है वो ज़्यादा होगा
उतनी जो है आपकी स्टेबिलिटी के चांसेस कम है। अगर आपका मास कम है तो आपके स्टेबिलिटी के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, द लोअर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी द मोर बैलेंस। यानी कि आपने देखा होगा कि जब आपको चक्कर आ जाए तो आपको एकदम से कहा जाता है कि नीचे बैठ जाओ ताकि आप गिर ना जाओ। इसी वजह से कहा जाता है कि जब हम खड़े होते हैं तो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारी नाव के करीब एरिया में होता है, बेली बटन की सराउंडिंग में होता है। आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज़मीन से इतना ऊपर होता है जितना आप खड़े होते हैं। लेकिन जैसे ही आप बैठते हैं तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज़मीन के करीब हो जाता है, तो आपके गिरने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसी तरीके से आपकी गेम में भी ये चीज़ इन्वॉल्व करती है। जितना आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो लोअर होगी, नीचे होगी, उतना ज़्यादा आपके बैलेंस रहने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट है जी मोशन। मोशन को भी आप समझ लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बायोमैकेनिक्स की बेसिक्स में। द एक्शन और प्रोसेस ऑफ मूविंग और बीइंग मूव्ड, किसी भी चीज़ को चलने पे या इस चलने के प्रोसेस को मूव करने को मोशन बोला जाता है जी। एक वर्टिकल मोशन होता है, यानी कि अगर मैंने एक बॉल पकड़ के नीचे गिराई है तो ये वर्टिकल मोशन है, और एक हॉरिजॉन्टल मोशन है, अगर मैंने बॉल पकड़ के सीधा फेंकी है किसी जगह पे तो ये हॉरिजॉन्टल मोशन होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है जिसको देख लेते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन रेफर्स टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज थ्रोन और प्रोजेक्टेड इनटू द एयर एट द एंगल। यानी कि अगर आपने किसी भी एंगल में बॉल को थ्रो किया, मैंने ऐसे पकड़ के बॉल फेंक दिया, थोड़ा सा आगे जाके वो ज़मीन पे गिर गया, जिस तरह आप तस्वीर में भी देख सकते हैं, इस एंगल को प्रोजेक्टाइल मोशन बोला जाता है। प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ कम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल मोशन एंड वर्टिकल मोशन। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि वर्टिकल मोशन क्या होता है और हॉरिजॉन्टल मोशन क्या होता है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो इन दोनों का कम्बिनेशन होता है। इसमें आपका ऑब्जेक्ट जो है वो वर्टिकल भी मूव कर रहा होता है नीचे की तरफ भी, और हॉरिजॉन्टल सामने की तरफ भी मूव कर रहा होता है। इसकी एग्जांपल देख लें जी। ये देखिए, ये बॉल ये साहब थ्रो कर रहे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन है ये, और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पहले ऊपर गया, फिर आगे को गया, और फिर ये नीचे को आ रहा है। एक तरफ ये आगे को हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है और एक तरफ ये वर्टिकल मूव कर रहा है। अगली एग्जांपल में आपको मजीद क्लियर होगा। आप ये देख सकते हैं, ये बॉल फेंका, अगर आप देखें तो ये इसी तरीके से नीचे की तरफ वर्टिकल मूव कर रहा है, और दूसरी तरफ ये अगर सीधा देखा जाए तो ये हॉरिजॉन्टल जो है वो मूव कर रहा है आगे को। ये देखिएगा, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जांपल है कि ये एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन का कॉम्बिनेशन होता है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंस प्रोजेक्टाइल मोशन, कि कौन से फैक्टर्स जो हैं जो प्रोजेक्टाइल मोशन को अफेक्ट करते हैं, ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। प्रोजेक्शन स्पीड, कि आपने किस स्पीड से उसको फेंका है। आया कि जब आपका बॉल जो गोल स्कोर नहीं हुआ, हो सकता है वो गोल पोस्ट से आगे निकल जाए, आपने ज़्यादा फोर्स लगा दी, या हो सकता है आपके गोल पोस्ट से पीछे गिर जाए, आपने कम फोर्स लगा दी। तो ये प्रोजेक्शन स्पीड जो है ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आपने कितनी स्पीड से बॉल को थ्रो किया। सेकंड चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके समझने के लिए, वो है प्रोजेक्टाइल एंगल, यानी कि आपने किस एंगल से बॉल को थ्रो किया है। आइडियली कहा जाता है कि जो 45 का एंगल होता है वो सबसे आइडियल एंगल होता है किसी भी गोल को पोस्ट करने के लिए, स्कोर करने के लिए। लेकिन ये ऐसे हर टाइम आपको आइडियल सिचुएशन नहीं मिलती है। उसमें ये होता है अगर किसी की हाइट कम है और उसने गोल को स्कोर करना है तो उसके लिए 45 का एंगल नहीं बन पाएगा, उसको थोड़ा सा ऊपर 50 का, 55 का, 60 के एंगल से गोल करना पड़ेगा। ये चीज़ आपको बायोमैकेनिकली एनालिसिस करके आपको पता लगेगी। और अगर किसी की हाइट ज़्यादा है, 6 फीट से ज़्यादा है, 7 फीट है, 6.5 फीट है, तो उसके लिए उनके लिए क्योंकि हाइट ऊपर होगी, गोल पोस्ट के करीब होगा, तो फिर वो 45 का एंगल हो सकता है कि उनके लिए काम ना दे सके। उनको अपना एंगल नीचे 35, 30 या 40 पे ला के फिर गोल स्कोर करना पड़ेगा। तो ये तमाम चीज़ें उनको बायोमैकेनिकल एनालिसिस के थ्रू ही पता लगेंगी कि उनके लिए एग्जैक्ट प्रोजेक्टाइल एंगल कौन सा है बेहतरीन गोल करने के लिए। रिलेटिव रिलीज हाइट, ऑब्वियसली यही भी मैंने आपसे बात की है कि आपके रिलीज की हाइट क्या है। अगर तो मैं ऊंची हाइट से कर रहा हूँ तो मुझे जो है वो वाला एंगल नहीं, 45 का एंगल नहीं चाहिए। हो सकता है कि मैं 30 के एंगल से कर दूँ, 25 के एंगल से भी कर दूँ, या फिर 40 के एंगल से कर दूँ। लेकिन अगर मेरी हाइट कम है तो मुझे जो है
45 से ज़्यादा का एंगल रिक्वायर्ड होगा, 60 भी हो सकता है, 55 भी हो सकता है। ये टोटली डिपेंड करता है आपकी जो हमारी एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स हैं वो इसमें की जाती हैं। उन मेजरमेंट्स के बाद जिसमें आपकी हाइट होती है, आपका फैट लेवल होता है, आपकी एज होती है, वो तमाम मेजरमेंट करने के बाद इस चीज़ का एनालिसिस किया जाता है कि आपके लिए रियली कौन सा एंगल बेहतर है जिससे आप जो है बॉल को थ्रो कर सकें और किस हाइट से। समेशन ऑफ फोर्स ये भी बहुत ज़रूरी है, मैंने ऑलरेडी इस आपको प्रेजेंटेशन में पहले बताई है कि ये फोर्स आपने कैसे इकट्ठी करनी है और किस तरीके से आपने फोर्स समेशन को इस्तेमाल करना है। हो सकता है कि आप गोल के बहुत करीब खड़े हों, गोल पोस्ट के, और आप गोल को वहां से पोस्ट कर दें, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपको बॉल वहां पे मिले ड्यूरिंग मैच जहां पे आप गोल पोस्ट से थोड़ा सा दूर हों और आपके मसल्स में इतनी स्ट्रेंथ ना हो कि आप बॉल वहां तक पहुंचा सकें। तो उसमें ये होता है कि आपको फोर्स समेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि आप बेहतरीन जो है रिजल्ट ले सकें और मैक्सिमम जो है आपके गोल स्कोर करने के चांसेस हो सकें। थैंक यू सो मच जी, ये थी आज की हमारी प्रेजेंटेशन बायोमैकेनिक्स ऑफ रिंग बॉल। अगर आपको इस हवाले से कोई भी सवाल है तो आप प्लीज़ मुझे नीचे या तो कमेंट्स कर दें या मैं अपना व्हाट्सएप नंबर इस पर दे रहा हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं आपकी इस सिलसिले में रहनुमाई कर दूंगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।